क्या आपने कभी मेलोस द्वीप का विनाश या 1872 का हीरा घोटाला के बारे में सुना है? या बाल्थासार कास्टिग्लियोन की सलाह? आइए जानते हैं इस एपिसोड में नियमों के माध्यम से इनके बारे में। नियम 21वां, मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख का स्वांग रचें, अपने शिकार से ज़्यादा कमज़ोर दिखें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग खुद को बहुत स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर दूसरों के निशाने पर आ जाते हैं। शक्ति का 21वां नियम कहता है, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए पहले उन्हें यह यकीन दिलाना ज़रूरी है कि वे आपसे ज़्यादा समझदार हैं। इंसानी स्वभाव का एक बहुत बड़ा सच यह है कि कोई भी खुद को मूर्ख नहीं समझता। जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि वह आपसे ज़्यादा जीनियस है, तो वह अपनी सावधानी छोड़ देता है। वह आप पर शक करना बंद कर देता है और यहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। अपनी बुद्धिमानी को छुपाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। नियम का पालन कैसे करें? 1872 का हीरा घोटाला। 1872 में दो साधारण दिखने वाले खनिक फिलिप आर्नोल्ड और जॉन स्लैक, ये दोनों सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े अमीर लोगों के पास पहुंचे। उनके पास कुछ कच्चे हीरे थे और उन्होंने नाटक किया कि वे बहुत ही सीधे साधे और अनपढ़ लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने इतने मूर्ख होने का नाटक किया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि मशहूर हीरा विशेषज्ञों को लगा कि वे इन नासमझ खनिकों को आसानी से ठग सकते हैं। अमीरों ने उन पर शक नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये दोनों बहुत बेवकूफ़ हैं। अमीरों ने लाखों डॉलर उन खनिकों को दिए ताकि वे उन खानदान का हिस्सा बन सकें। जब तक सच सामने आया तब तक वे दोनों खनिक पैसा लेकर रफू चक्कर हो चुके थे। उन खनिकों ने अपनी मूर्खता को एक चारी की तरह इस्तेमाल किया और सबसे बड़े खिलाड़ियों को शिकार बना लिया। नियम का उल्लंघन, अपनी चमक से दूसरों को डराना। जब आप किसी मीटिंग या बातचीत में अपनी बुद्धिमानी का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं तो आप दूसरों के मन में असुरक्षा पैदा कर देते हैं। लोग आपसे जलने लगते हैं और आपके रास्तों में रोड़े अटकाने लगते हैं। अगर आपका बॉस या आपका पार्टनर आपसे कम समझदार महसूस करेगा तो वह आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अपनी तेज बुद्धि को हर जगह दिखाना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। इससे आपके दुश्मन बढ़ते हैं और सहयोगी खत्म होते हैं। रणनीतिक मूर्खता की 3 मुख्य तकनीकें। आप दूसरों के सामने अपनी समझदारी कैसे छुपा सकते हैं? पहला बिंदु, ज्ञान का प्रदर्शन न करें। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सब कुछ जानते भी हैं तो भी सवाल पूछें। सामने वाले को समझाने का मौका दें। जब लोग दूसरों को कुछ सिखाते हैं तो उन्हें अपनी श्रेष्ठता का सुख मिलता है। दूसरा बिंदु, माफ़ी मांगना और सीखने का नाटक। अपनी छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार करें। इससे लोगों को लगेगा कि आप बहुत साधारण और एवरेज इंसान हैं। तीसरा बिंदु, अपनी चाल को सादगी में छुपाएं। जब आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हों तो उसे बहुत ही साधारण और बिना किसी शोर शराबे के करें। लोग आपकी चाल को समझ ही नहीं पाएंगे। बात करते हैं आज के दौर में व्यवहारिक सलाह के बारे में। इसे आज की लाइफ और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, नेगोशिएशन। किसी डील के दौरान ऐसे दिखें जैसे आपको गणित या बारीकियां कम समझ आ रही हैं। सामने वाला आपको रियायत देने लगेगा क्योंकि उसे लगेगा कि आप अनाड़ी हैं। दूसरा बिंदु, सोशल मीडिया। कभी कभी अपने फॉलोअर्स से साधारण सलाह मांगे। जब आप खुद को परफेक्ट नहीं दिखाते तो लोग आपसे ज़्यादा जुड़ते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। तीसरा बिंदु, नई नौकरी या ग्रुप। जब आप किसी नए ग्रुप में जाएं तो पहले कुछ हफ्ते सिर्फ सुनने वाले बने। सबकी समझदारी का जायज़ा लें और खुद को थोड़ा कम जानकार दिखाएं। इससे आप सबकी नज़रों में सुरक्षित रहेंगे। नियम का अपवाद।
क्या कभी मूर्ख नहीं दिखना चाहिए? हाँ, जब आप लीडर के रूप में अपनी धाक जमाना चाहते हो, वहाँ आपको अपनी योग्यता और बुद्धिमानी दिखानी होगी ताकि लोग आपका अनुसरण यानी फॉलो करें। लेकिन अगर आप किसी से कोई जानकारी निकालना चाहते हैं या किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के खिलाफ हैं, तो मूर्ख दिखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों याद रखिए, असली शक्ति वो नहीं जो चिल्लाती है, बल्कि वो है जो शांति से अपना काम कर जाती है। दूसरों को खुद पर हंसने दीजिए, क्योंकि अंत में जीत आपकी ही होने वाली है। नियम 22। नियम 22 शक्ति के खेल का वह नियम है जो हार को जीत में बदलने का हुनर सिखाता है। जब आप कमज़ोर हों तो लड़कर ख़त्म होने से बेहतर है कि आप अपनी चाल चलें। आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाएं, कमज़ोरी को ताकत में बदलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो क्या उससे लड़ना समझदारी है? ज़्यादातर लोग होश में आकर लड़ते हैं, अपनी जान या अपना कैरियर गंवा देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शक्ति की दुनिया में शहीद बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप कमज़ोर हों तो दिखावे के लिए आत्मसमर्पण कर दें। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि समय जीतना है। जब आप झुक जाते हैं तो आप दुश्मन को खुश कर देते हैं, उसकी आक्रामकता को शांत कर देते हैं और पर्दे के पीछे से अपनी अगली चाल की तैयारी करते हैं। कभी कभी एकदम पीछे हटना 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी होती है। नियम का उल्लंघन, मेलोस द्वीप का विनाश। प्राचीन ग्रीस के इतिहास में एक छोटा सा द्वीप था, मेलोस। जब शक्तिशाली एथेंस की सेना ने उन पर हमला करने की धमकी दी और आत्मसमर्पण करने को कहा, तो मेलोस के नेताओं ने बहुत गर्व से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, भले ही हम हार जाएं। अंजाम क्या हुआ? एथेंस ने मेलोस को बुरी तरह तबाह कर दिया। वहाँ के पुरुषों को मार दिया गया और महिलाओं व बच्चों को गुलाम बना लिया गया। मेलोस का गर्व उनकी बर्बादी का कारण बना। अगर वे आज़ादी से समर्पण कर देते तो वे अपना अस्तित्व बचा सकते थे और भविष्य में मौका मिलने पर विद्रोह कर सकते थे। शक्ति के खेल में भावनाएं अक्सर आपको मौत के घाट उतार देती हैं। नियम का पालन, बेरटोल्ट ब्रेखत और अमेरिकी सरकार। मशहूर जर्मन लेखक बेरटोल्ट ब्रेखत को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सरकार ने पूछताछ के लिए बुलाया। उन पर कम्युनिस्ट होने का शक था। कई अन्य लेखकों ने सरकार से बहस की, विरोध किया और जेल चले गए। लेकिन ब्रेखेत बहुत चतुर थे। उन्होंने अदालत में बहुत ही विनम्रता दिखाई। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया जिससे लगा कि वे सरकार के साथ हैं। उन्होंने अधिकारियों को वह सब सुनने दिया जो वे सुनाना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ? अधिकारियों ने उन्हें मासूम समझकर छोड़ दिया। जैसे ही वे अदालत से बाहर निकले, वे यूरोप चले गए और वहाँ से अपनी क्रांतिकारी कविताएं लिखना जारी रखा। ब्रेखत ने समर्पण का नाटक करके अपनी आज़ादी और अपना काम दोनों बचा लिया। आत्मसमर्पण क्यों एक पावर मूव है? समर्पण करने के पीछे 3 बड़े रणनीतिक फायदे हैं। पहला बिंदु, दुश्मन का अहंकार संतुष्ट करना। जब आप झुकते हैं तो दुश्मन को लगता है कि वह जीत गया है। उसका अहंकार शांत हो जाता है और वह अपनी चौकसी कम कर देता है। दूसरा बिंदु, समय की प्राप्ति। समर्पण करने से आपको अपनी सेना या संसाधनों को फिर से इकट्ठा करने का समय मिल जाता है। तीसरा बिंदु, भीतर से खोखला करना। जब आप दुश्मन की शरण में चले जाते हैं तो आपको उनके रहस्यों और उनकी कमजोरियों का पता चलता है। आप अंदर रहकर उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की लाइफ और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, कॉर्पोरेटिव पॉलिटिक्स। अगर आपका बॉस आपके खिलाफ है और वह बहुत पावरफुल है तो उससे बहस न करें, उनकी बातों को मान लें, हाँ में हाँ मिलाएं। इससे वे आप पर शक करना बंद कर देंगे और आप शांति से अपनी दूसरी नौकरी या प्रमोशन का रास्ता ढूंढ पाएंगे। दूसरा बिंदु, बिजनेस कंपटीशन। अगर कोई बड़ी कंपनी आपके छोटे स्टार्टअप को दबा रही है तो उनके साथ कोलैबोरेशन का हाथ बढ़ाएं। उनके संसाधनों का इस्तेमाल करें और अपनी जड़ें मजबूत करें। तीसरा बिंदु, सोशल लाइफ। अगर कोई आपसे बहस करके अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है तो उसे जीतने दें।
उसकी झूठी जीत आपको मानसिक शांति और अपना काम करने का समय देगी। नियम का अपवाद, क्या कभी समर्पण नहीं करना चाहिए? नहीं। जब आपको पता हो कि दुश्मन का इरादा आपको पूरी तरह खत्म करने का ही है, तो समर्पण करना बेवकूफ़ी है। वहाँ आपको अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। लेकिन अगर झुकने से आपकी जान और आपकी शक्ति बचती है, तो झुकना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। तो दोस्तों याद रखिए, जो पेड़ तूफान में नहीं झुकते वे अक्सर टूट जाते हैं। लचीलापन ही शक्ति का असली राज है। नियम 23, अपनी ताकत को केंद्रित करें। नियम 23 सफलता का एक ऐसा मंत्र है जिसे दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। यह नियम बिखराव के खिलाफ और एकाग्रता के पक्ष में है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा आवर्धक लेंस कागज को कैसे जला देता है? सूरज की किरणें तो हर जगह होती है, लेकिन वे आग तभी लगाती हैं जब उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। रॉबर्ट ग्रीन का 23वां नियम कहता है, अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बचाएं और उन्हें उनके सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित रखें। आप कई जगह पर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर पानी निकाल सकते हैं। आपको एक ही जगह पर गहरा खोदना होगा। तीव्रता हमेशा विस्तार को हरा देती है। अगर आप हर जगह होने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। असली ताकत केंद्र में होती है, बिखराव में नहीं। नियम का उल्लंघन, नेपोलियन और रूस का युद्ध। इतिहास के सबसे बड़े सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने रूस पर हमला किया। नेपोलियन की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन रूस बहुत बड़ा देश था। नेपोलियन ने अपनी सेना को बहुत बड़े इलाके में फैला दिया। उनकी रसद यानी सप्लाईज की लाइनें बंद हो गई और लंबी हो गई और उनकी ताकत बिखर गई। रूसी सेना ने आमने सामने की लड़ाई के बजाय पीछे हटने और नेपोलियन की सेना को थकाने की रणनीति अपनाई। अंत में नेपोलियन की बिखरी हुई और थकी हुई सेना को कड़ाके की ठंड और भूख ने हरा दिया। नेपोलियन की हार का सबसे बड़ा कारण अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित न रख पाना था। नियम का पालन, रोथस्चाइल्ड परिवार का उदय। अब देखते हैं दुनिया के सबसे अमीर बैंकिंग परिवार रोथस्चाइल्ड की कहानी। मेयर एमशेल रोथस्चाइल्ड के 5 बेटे थे। उन्होंने अपने बेटों को यूरोप के 5 अलग अलग शहरों में भेजा, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, रोथस्चाइल्ड बैंक। वे चाहते तो अलग अलग बिजनेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत बैंकिंग और फाइनेंस पर केंद्रित रखी। वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़े हुए थे और उनके पास जानकारी का एक ही केंद्र था। इस एकाग्रता की वजह से वे पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने लगे। उन्होंने एक ही गाय को इतनी अच्छी तरह से पाला कि उन्हें दूध की कमी कभी नहीं हुई। उनकी ताकत उनकी एकता और एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में थी। एकाग्रता की 3 बड़ी रणनीतियाँ, आप अपनी लाइफ में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। पहला बिंदु, मुख्य स्रोत को ढूंढे, फाइंड द फैट काउ। शक्ति की दुनिया में हमेशा एक ही ऐसा इंसान, एक ऐसा विचार या एक ऐसा बिजनेस होता है जो सबसे ज़्यादा नतीजे देता है। 80-20 नियम याद रखिए। आपके 20% प्रयास से आपको 80% परिणाम देते हैं। उन 20% पर अपनी पूरी जान लगा दें। दूसरा बिंदु, मास्टरी। 10 चीज़ों में औसत होने से बेहतर है कि आप एक चीज़ में एक्सपर्ट बने। जब आप किसी एक क्षेत्र के बेताज बादशाह होते हैं तो सत्ता आपके पास खुद आती है। तीसरा बिंदु, भीड़ से बचें। जब आप कई प्रोडक्ट्स में उलझे होते हैं तो आपका दिमाग बंट जाता है। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें और उसे सिर्फ वही लगाएं जहां जीत की संभावना सबसे ज़्यादा हो। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, कैरियर और स्किल्स। आज के दौर में जर्नलिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट की कदर है। एक ऐसी स्किल चुनें जिसमें आप दुनिया के टॉप 1% में आ सके। दूसरा बिंदु, यूट्यूब और कंटेंट। 10 अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाने के बजाय एक निश पकड़े और उसमें गहराई तक जाएं। जब आपकी ऑडियंस को पता होगा कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी।
तीसरा बिंदु इन्वेस्टमेंट। अपने पैसों को 100 अलग अलग पेनी स्टॉक्स में डालने के बजाय अच्छी तरह रिसर्च करके कुछ बेहतरीन स्टॉक्स या एसेट्स में केंद्रित करें, जैसा वॉरेन बफेट ने किया था। नियम का अपवाद। क्या कभी अपनी ताकत को फैलाना चाहिए सिर्फ तब जब आप चारों तरफ से हमला हो रहा हो या आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित होना चाहते हो? अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है तो गुरिल्ला युद्ध के लिए अपनी ताकत को फैलाना जरूरी हो सकता है, ताकि दुश्मन आपको एक बार में ख़त्म न कर सके। लेकिन याद रखिए, अंतिम प्रहार करने के लिए आपको फिर से अपनी ताकत को एक बिंदु पर इकट्ठा करना ही होगा। दोस्तों याद रखिए, हजारों खरगोशों का पीछा करने वाला शिकारी भूखा ही घर लौटता है। एक लक्ष्य चुने और अपनी पूरी दुनिया उसमें झोंक दे। नियम 24, एक आदर्श दरबारी बने। नियम 24 एक ऐसी कला है जिसे आज के दौर में सॉफ्ट स्किल्स या पॉलिटिक्स कहा जाता है। यह नियम सिखाता है कि कैसे बड़ी शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाइए और बिना किसी को डराए या नाराज किए अपनी अहमियत बढ़ाइए। नियम का परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास टैलेंट के भी बड़े बड़े लीडर्स और बॉसेस के इतने करीब कैसे पहुंच जाते हैं? वे हमेशा प्रमोशन पाते हैं, वे हमेशा इन सर्कल का हिस्सा होते हैं और उनके पास वो शक्तियाँ होती हैं जो दूसरों के पास नहीं। सच्चाई यह है कि वे परफेक्ट दरबारी की कला जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े दरबार की तरह है, जहाँ हर कोई किसी न किसी शक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस दरबार में जीने के कुछ अनकहे नियम हैं। अगर आप इन नियमों को सीख लें तो आप सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। यह नियम चालाकी, शालीनता और कूटनीति का एक मास्टर क्लास है। नियम का पालन। बाल्थासार कास्टिग्लियोन की सलाह। पुनर्जागरण काल। इस काल के एक महान लेखक थे बाल्थासार कास्टिग्लियोन। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द बुक ऑफ द कॉर्टियर। उन्होंने सिखाया कि एक दरबारी को कैसा होना चाहिए। उनके अनुसार एक आदर्श दरबारी वह है जो सब कुछ बहुत ही सहजता से करता है। वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे सब कुछ जादू से हो गया हो। वह अपने मालिक की तारीफ करता है, लेकिन चापलूसी की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह। वह कभी भी मालिक से ज़्यादा चमकने की कोशिश नहीं करता। उसने अपनी बातों, अपने कपड़ों और अपने व्यवहारों को एक हथियार बना लिया था। उसने साबित किया कि सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि व्यवहार से भी जीती जाती है। आदर्श दरबारी बनने के 5 सुनहरे नियम। शक्ति के इस खेल में बने रहने के लिए आपको इन 5 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, दिखावा कम करें। अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा न पीटे, दूसरों को उन्हें खोजने दें। जब लोग आपकी काबिलियत खुद ढूंढते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। दूसरा, लापरवाही का अभ्यास। यह एक इतालवी शब्द है जिसका अर्थ है मुश्किल काम को ऐसे करना जैसे वह बहुत आसान हो। जब आप मेहनत करते हुए नहीं दिखते तो लोग आपको असाधारण समझने लगते हैं। तीसरा, तारीफ की कला, द आर्ट ऑफ फ्लैटरी। सीधी चापलूसी से लोग चिढ़ जाते हैं। किसी की तारीफ उनके काम के जरिए या किसी तीसरे इंसान के सामने करें, यह अधिक विश्वसनीय लगती है। चौथा, अपनी भावनाओं पर काबू। एक दरबारी कभी भी गुस्से या बहुत ज़्यादा खुशी का प्रदर्शन नहीं करता। उसका चेहरा हमेशा शांत और रहस्यमयी रहता है। पांचवा, सही समय पर पीछे हटना। मालिक को कभी भी यह न लगे कि आप उन पर बोझ बन रहे हैं। अपनी अनुपस्थिति, अब्सेंस का सही इस्तेमाल करना जाने। नियम का उल्लंघन, बहुत ज़्यादा सच्चाई का खतरा। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने सोचा कि सच बोलना ही सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने दरबार में राजा की गलतियों को सबके सामने टोक दिया था या अपनी बुद्धिमानी का घमंड दिखाया। अंजाम क्या हुआ? उन्हें दरबार से निकाल दिया गया या मार दिया गया। दरबार सच सुनने के लिए नहीं बल्कि शक्ति को बनाए रखने के लिए होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मुंहफट हैं तो आप इस खेल से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। कड़वा सच हमेशा अकेले में
और बहुत ही सलीके से कहना चाहिए। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की कॉर्पोरेट और सोशल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। ऑफिस कल्चर, अपने बॉस की पसंद नापसंद को समझें। अगर उन्हें गोल्फ पसंद है तो उसके बारे में थोड़ा जान लें। यह चापलूसी नहीं बल्कि रिलेशनशिप बिल्डिंग है। दूसरा बिंदु, सोशल नेटवर्किंग। जब आप किसी बड़े इवेंट में हों तो सबसे लाउड व्यक्ति न बने, शालीन कपड़े पहने और लोगों की बातें ध्यान से सुने। एक अच्छा श्रोता सबसे अच्छा दरबारी होता है। नियम का अपवाद, क्या कभी दरबारी नहीं बनना चाहिए? हाँ, अगर आप खुद मालिक हैं। एक राजा को दरबारी की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए, राजा बनने के सफर में आपको एक बेहतरीन दरबारी की भूमिका निभानी ही पड़ती है। तो दोस्तों याद रखिए, शालीनता एक ऐसी शक्ति है जो लोहे के दरवाजों को भी खोल देती है। एक परफेक्ट दरबारी बनकर आप बिना लड़े आधी जंग जीत लेते हैं। नियम 25, खुद को फिर से गढ़ें। नियम 25 आपको अपने जीवन का डायरेक्टर और एक्टर दोनों बनाता है। यह नियम कहता है कि समाज ने आपको जो पहचान दी है उसे स्वीकार करना जरूरी नहीं। आप जब चाहें खुद को बदल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको एक खास सांचे में देखते हैं तो वो बहुत सीधा है, वो तो बस एक क्लर्क है, उसे राजनीति की क्या समझ है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपनी पहचान को दूसरों के हाथ का खिलौना न बनने दें। अगर आप खुद को नहीं गढ़ेंगे तो दुनिया आपको अपनी सुविधा के हिसाब से गढ़ देगी। शक्ति का 25वां नियम कहता है, अपनी पुरानी खाल उतार फेंकिए और एक ऐसी नई छवि बनाइए जो लोगों का ध्यान खींचे और उन्हें प्रभावित करे। महान लोग कभी भी पैदा नहीं होते, वे खुद को बनाते हैं। नियम का पालन, जूलियस सीजर का शोमैनशिप। प्राचीन रोम के महान शासक जूलियस सीजर जानते थे कि सत्ता पाने के लिए सिर्फ तलवार काफ़ी नहीं, इमेज भी जरूरी है। सीजर ने खुद को एक साधारण जनरल के बजाय एक देवता की तरह पेश किया। वे जानते थे कि जनता को क्या पसंद है। उन्होंने अपनी जीत के जश्न को एक नाटक की तरह आयोजित किया। उन्होंने जानबूझकर ऐसी वेशभूषा पहनी और ऐसे भाषण दिए जो लोगों के दिलों में उतर जाएं। जब वे युद्ध से लौटते तो वे सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि एक लेजेंड होते थे। सीजर ने अपनी हर हरकत को थिएट्रिकल बना दिया। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपनी छवि को कंट्रोल करते हैं तो आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं। स्वयं के पुनर्निर्माण के 3 मुख्य चरण। आप अपनी नई पहचान कैसे बना सकते हैं? पहला, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। पहले उन आदतों और छवियों को पहचानें जो आपको पीछे खींच रही हैं। क्या आप बहुत जल्दी मान जाते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं? इन कमजोरियों को अपनी नई स्क्रिप्ट से हटा दें। दूसरा, एक यादगार किरदार बनाएं। अपनी आवाज़, अपने कपड़े और अपने चलने के अंदाज को एक उद्देश्य दें। जब आप कमरे में घुसें तो लोगों को एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास होना चाहिए। तीसरा, नाटक और इशारों का इस्तेमाल। कभी कभी एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली काम हजारों शब्दों से बड़ा होता है। कुछ ऐसा करें जिसकी लोगों ने आपसे उम्मीद न की हो। नियम का उल्लंघन, आदतों के पिंजरे में फंसना। इतिहास में कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग हुए जिन्होंने अपनी पहचान बदलने से इनकार कर दिया। वे अपनी पुरानी सफलता के घमंड में रहे और वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? दुनिया आगे बढ़ गई और वे अप्रासंगिक हो गए। जो लोग कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता, वे शक्ति के खेल में सबसे पहले हारते हैं। लचीलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आप कंटेंट क्रिएटर या लीडर हैं तो आपकी एक सिग्नेचर स्टाइल होनी चाहिए, चाहे वो आपकी सफ़ेद कमीज हो या आपका बोलने का खास अंदाज। लोग आपको उसी से याद रखेंगे। दूसरा, कैरियर स्विच,
अगर आप अपनी फील्ड बदलना चाहते हैं तो नौसिखिए की तरह न दिखें। अपनी पुरानी स्किल्स को नए फील्ड के हिसाब से ऐसे पेश करें जैसे आप इसी के लिए बने थे। तीसरा, सोशल मीडिया। अपनी प्रोफाइल को एक कहानी की तरह सजाएं। आप क्या खाते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। नियम का अपवाद। क्या कभी बदलाव खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर आप हर दूसरे दिन अपना चेहरा बदलेंगे तो लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। आपकी नई पहचान में निरंतरता होनी चाहिए। बदलाव इतना भी नाटकीय न हो कि वह झूठा लगने लगे। तो दोस्तों याद रखिए, आप एक पत्थर नहीं हैं जिसे बदला न जा सके। आप एक मूर्तिकार हैं और आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी कृति है। खुद को ऐसा गढ़ें कि दुनिया आपको सलाम करे। नियम 26। अपने हाथों को साफ रखें। नियम 26 सत्ता के उन सबसे डार्क नियमों में से है जिसे हर सफल नेता और बिजनेसमैन गुप्त रूप से इस्तेमाल करता है। यह नियम सिखाता है कि कैसे आप बड़ी से बड़ी गलती या विवाद से बच सकते हैं और अपनी छवि को एक संत की तरह बेदाग रख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े स्कैम्स और विवादों में फंसने के बाद भी कुछ लीडर्स की कुर्सी और इज्जत कैसे बच जाती है? वे कभी खुद जेल नहीं जाते, कभी खुद माफ़ी नहीं मांगते। शक्ति का 26वां नियम कहता है, आपको नैतिकता का प्रतीक दिखना चाहिए, गलतियों का नहीं। दुनिया में दो तरह के काम होते हैं, एक वो जो उजाले में होते हैं और दूसरे वो जो अंधेरे में। स्मार्ट खिलाड़ी गंदा काम कभी अपने हाथों से नहीं करता। वह हमेशा एक बलि का बकरा या एक कठपुतली रखता है जो उसके हिस्से की धूल और बदनामी अपने सिर ले ले। आपकी छवि बेदाग होनी चाहिए, भले ही पर्दे के पीछे आप कुछ भी कर रहे हों। नियम का पालन, बलि का बकरा। इतिहास में जब भी किसी राजा से कोई बड़ी गलती होती थी या जनता भड़क जाती थी तो राजा कभी अपनी गलती नहीं मानता था। वह अपने किसी मंत्री या सलाहकार को दोषी ठहराकर उसे सजा दे देता था। जनता को लगता था कि राजा तो बहुत अच्छा है, उसे तो गलत सलाह दी गई थी। इससे राजा की गद्दी भी बच जाती थी और उसका सम्मान भी बना रहता था। आधुनिक राजनीति में भी जब कोई बड़ा घोटाला होता है तो अक्सर एक छोटे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि ऊपर वाले लोग सुरक्षित रहें। इसे कहते हैं अपनी गंदगी दूसरों के पल्ले डालना। कठपुतली का इस्तेमाल। यह मुहावरा एक बंदर और बिल्ली की कहानी से आया है। बंदर को आग में से भुने हुए शाहबलूत निकालने थे, लेकिन वह अपना हाथ नहीं जलाना चाहता था। उसने बिल्ली का पंजा पकड़ा और उसे आग में से फल निकलवाए। फल बंदर ने खाए और पंजा बिल्ली का जला। शक्ति के खेल में अगर आपको किसी को धमकी देनी है, किसी को नौकरी से निकालना है या कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसे खुद न करें, किसी और का इस्तेमाल करें। लोग उस दूसरे इंसान से नफरत करेंगे और आप मसीहा बनकर बीच बचाव करने का नाटक कर सकते हैं। इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपकी दुश्मनी भी नहीं बढ़ेगी। अपनी छवि को बेदाग रखने के 3 मंत्र। आप इस नियम को कैसे लागू कर सकते हैं? पहला बिंदु, आउटसोर्सिंग। कोई भी नकारात्मक या अप्रिय काम जैसे उधारी मांगना या आलोचना करना अपने किसी सहयोगी या ईमेल के जरिए करवाएं। दूसरा बिंदु, दूरी बनाए रखें। विवादों वाली जगहों या चर्चाओं से खुद को दूर रखें। अगर किसी जगह पर आग लगी है तो वहां फायर ब्रिगेड भेजें, खुद बाल्टी लेकर न दौड़ें। तीसरा बिंदु, गलती का तुरंत हस्तांतरण। जैसे ही कोई गलती हो उसका कोई तार्किक कारण ढूंढें जो आपको कंट्रोल से बाहर हो, जैसे टेक्निकल एरर या मार्केट की स्थिति। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की लाइफ और बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, कॉर्पोरेट लीडरशिप। अगर आपको अपनी टीम के किसी सदस्य को डांटना है तो उसे एचआर के जरिए फीडबैक दिलवाएं। आप खुद उनके साथ मेंटर और सपोर्टिव बने रहें। दूसरा बिंदु, सोशल मीडिया।
अगर आपको किसी विवाद पर अपनी बात रखनी है तो सीधे तौर पर हमला करने के बजाय किसी न्यूज़ आर्टिकल या किसी और के ट्वीट को शेयर करें। इससे आप पर सीधा निशाना नहीं सधेगा। नियम का अपवाद। क्या कभी खुद आगे आना चाहिए? हाँ, सिर्फ तब जब आपको क्रेडिट लेना हो। अच्छी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लें, लेकिन बुरी चीज़ों का बोझ दूसरों को उठाने दें। साथ ही बहुत ज़्यादा बलि के बकरे इस्तेमाल न करें, वरना लोग समझ जाएंगे कि असली खिलाड़ी आप हैं। सफाई से काम करना ही इस नियम की जान है। याद रखिए, सफ़ेद कपड़ा, उस पर अगर एक छोटा सा भी दाग बहुत बड़ा दिखता है। अपनी प्रतिष्ठा और शीशे की तरह साफ रखिए और गंदे काम के लिए दूसरों के पंजे का इस्तेमाल कीजिए। नियम 27, लोगों की श्रद्धा यानी फेथ का फायदा उठाएं, एक संप्रदाय जैसी छवि बनाएं। नियम 27 सत्ता के खेल का सबसे जादुई नियम है। यह मनोविज्ञान का वह हिस्सा है जो इंसानी भीड़ को एक आंदोलन या संप्रदाय में बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों लोगों को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाते हैं? चाहे वह कोई धर्मगुरु हो, कोई बड़ा राजनेता या कोई इन्फ्लुएंसर, उनके पीछे चलने वाली भीड़ लॉजिक नहीं बल्कि फेथ से चलती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान स्वभाव से अकेला और डरा हुआ है। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सके। अगर आप खुद को एक मसीहा या एक बड़े मकसद के चेहरे के रूप में पेश करते हैं तो लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। शक्ति की दुनिया में फैक्ट्स बोरिंग होते हैं, लेकिन विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। संप्रदाय बनाने के 5 जादुई कदम। किसी को अपना अंधभक्त या कट्टर फॉलोअर बनाने के लिए इन 5 स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, सादगी और रहस्य। अपनी बातें बहुत उलझी हुई न रखें। बड़े बड़े वादे करें, लेकिन उन्हें हासिल करने का तरीका थोड़ा रहस्यमय रखें। लोग जितनी कम बारीकियां जानते हैं, उतना ही ज़्यादा वे कल्पना करते हैं। दूसरा, विजुअल्स और भावनाओं का इस्तेमाल। तर्क के बजाय प्रतीकों का इस्तेमाल करें। एक खास तरह के कपड़े, एक खास लोगो या एक खास नारा लोगों को एक सूत्र में बांध देता है। तीसरा, एक साझा दुश्मन बनाएं। अपने फॉलोअर्स को बताएं कि वे खास हैं और दुनिया का एक हिस्सा उनके खिलाफ है। जब लोगों के पास एक साझा दुश्मन होता है तो वे अपने लीडर के प्रति और भी वफादार हो जाते हैं। चौथा, नया धर्म ग्रंथ या नियम दे। उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए नए कायदे कानून दें। जब लोग आपकी बताई हुई दिनचर्या का पालन करते हैं तो वे मानसिक रूप से आपके गुलाम बन जाते हैं। पांचवा, पैसे और सफलता का सपना दिखाएं। उन्हें यकीन दिलाएं कि आपके साथ जुड़ने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वे अमीर बनेंगे या उन्हें मोक्ष मिलेगा। नियम का पालन। मेस्मर और मैग्नेटिज्म का जादू। 18वीं सदी में फ्रांज मेस्मर नाम का एक डॉक्टर था। उसने दावा किया कि उसके पास एक अदृश्य शक्ति है जिससे वह बीमारियां ठीक कर सकता है। उसने पेरिस में बड़े बड़े हॉल बुक किए, वहां डिम लाइटें लगाई, रहस्यमयी गीत बजवाया और वह खुद एक जादूगर जैसे कपड़े पहनकर आता था। लोग उसकी इन थिएट्रिकल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हालांकि विज्ञान के पास इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन हजारों अमीर और पढ़े लिखे लोग उनके पीछे पागल थे। मेस्मर ने साबित किया कि लोग सच नहीं बल्कि एक खूबसूरत झूठ के पीछे चलना पसंद करते हैं जो उन्हें सुकून देते हैं। नियम का उल्लंघन। बहुत ज़्यादा लॉजिक देना। अगर आप हर चीज़ का वैज्ञानिक कारण देने लगेंगे या अपनी कमियां बताने लगेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जो लीडर बहुत ज़्यादा इंसानी दिखता है उसकी पूजा कोई नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आपको थोड़ा देवता जैसा दिखना होगा। अपनी कमजोरियों को छुपाएं और अपनी जीत का ढिंढोरा पीटें।
साधारण दिखने वाले इंसान के पीछे भीड़ कभी नहीं चलती। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की मार्केटिंग और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करें। पहला, ब्रांड बिल्डिंग। एप्पल या टेस्ला जैसी कंपनियों को देखें, वे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे एक लाइफस्टाइल और एक भविष्य का सपना बेचती हैं। उनके ग्राहकों का अपने ब्रांड के प्रति लगाव किसी धर्म से कम नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। अपनी ऑडियंस के लिए एक नाम रखें, उन्हें महसूस कराएं कि वे एक एलिट क्लब का हिस्सा हैं। तीसरा, कम्युनिटी बिल्डिंग। एक ऐसा ग्रुप बनाएं जहां लोग एक दूसरे से जुड़ें और आपकी फिलॉसफी पर चर्चा करें। जब लोग एक साथ होते हैं तो उनका विश्वास और भी पक्का हो जाता है। नियम का अपवाद। क्या संप्रदाय बनाना खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर आपका झूठ पकड़ा जाए। जब बुलबुला फटता है तो वही भीड़ जो आपकी पूजा कर रही थी आपको फाड़ कर खा जाएगी। इसलिए अपनी शाख को हमेशा बहुत ऊंचे स्तर पर रखें और अपने दावों में इतनी गहराई जरूर रखें कि लोग उन्हें जल्दी न भाप सके। तो दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में भूखे पेट से ज़्यादा भूखी आत्माएं हैं। जो उन्हें उम्मीद और विश्वास दे सकता है वही दुनिया पर राज कर सकता है। नियम 28, साहस के साथ काम करें। नियम 28 डरपोक और संकोची लोगों के लिए एक चेतावनी है। यह नियम कहता है कि दुनिया में आधे अधूरे मन से किया गया काम हमेशा असफलता और अपमान लाता है। शक्ति की दुनिया में साहस ही आपका सबसे बड़ा कवच है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं या जो बहुत सावधान रहते हैं, अक्सर उन्हें ही कुचल दिया जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि डरपोक होना एक छूत की बीमारी की तरह है। अगर आप किसी काम को करते समय डरेंगे या संकोच करेंगे तो आपके विरोधी उस डर को भांप लेंगे और आप पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ मैदान में उतरते हैं तो आपकी बोल्डनेस सामने वाले को डरा देती है और आपकी गलतियों को भी छुपा लेती है। याद रखिए, दुनिया में शेर का शिकार सब करना चाहते हैं, लेकिन शेर की दहाड़ सबको पीछे हटा देती है। नियम का पालन। पिएत्रो एट्रोटिना और सफ़ेद हाथी। 16वीं सदी में इटली का एक मामूली लेखक था, पिएत्रो एरेटिनो। उसे रोम के पोप के दरबार में अपनी जगह बनानी थी। उसने चापलूसी का सहारा नहीं लिया, बल्कि साहस का परिचय दिया। उस वक्त पुर्तगाल के राजा ने पोप को एक असली सफ़ेद हाथी तोहफे में दिया था। हाथी की मौत हो गई और पूरा रोम दुखी था। एरेटिनो ने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और साहसी वसीयत लिखी, जिसमें उसने हाथी के अंगों को बड़े बड़े पार्टियों और नेताओं में बांट दिया। वह इतना अपमानजनक और निडर कदम था कि हर कोई दंग रह गया। लोग उसे सज़ा देने के बजाय उसकी हिम्मत के कायल हो गए। पोप ने उसे अपने दरबार में जगह दी। एरेटिनो ने साबित किया कि एक बोल्ड कदम आपको गुमनामी से निकालकर सुपरस्टार बना सकता है। संकोच के 3 बड़े खतरे। शक्ति के खेल में डरपोक होना क्यों खतरनाक है? पहला बिंदु, कमजोरी का संकेत। जब आप हिचकिचाते हैं तो आप दूसरों को यह संदेश देते हैं कि आप खुद पर यकीन नहीं करते। लोग कमजोर का साथ नहीं कभी भी नहीं देते। तीसरा बिंदु, गलतियों का बढ़ना। संकोच में किया गया काम अक्सर अधूरा होता है। आप आधे मन से वार करते हैं और दुश्मन को संभलने का मौका दे देते हैं। तीसरा बिंदु, सम्मान में कमी। लोग साहसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, भले ही वह गलत हो, लेकिन एक संकोची इंसान का मजाक उड़ाया जाता है। साहस के जादुई फायदे। साहस दिखाने से क्या होता है? पहला, सप्रेसिंग। आपकी बोल्डनेस सामने वाले के दिमाग को शॉक कर देती है। वह सोचने समझने की शक्ति खो देता है और रक्षात्मक हो जाता है। दूसरा, गलतियों पर पर्दा। अगर आपने कोई गलती की भी है तो उसे और भी ज़्यादा साहस के साथ दबा लें। लोग आपकी हिम्मत देखकर आपकी गलती को भूल जाएंगे। तीसरा, शेर का शिकार। जैसे कि नियम कहता है, सिंह के पास जाना सबको डराता है,
जब आप बड़े लक्ष्य रखते हैं और उन्हें पाने के लिए बड़े कदम उठाते हैं तो छोटे रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की लाइफ और कैरियर में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, सैलरी नेगोशिएशन। कभी भी शायद या अगर का इस्तेमाल न करें। अपनी वैल्यू बताएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मांग रखें। जब आप झुकते नहीं तो कंपनी को लगता है कि आप वाकई बहुत कीमती हैं। दूसरा बिंदु, पब्लिक स्पीकिंग। मंच पर जाकर घबराएं नहीं। अगर आप भूल भी जाएं तो भी पूरे जोश के साथ बोलते रहें। लोग आपके कंटेंट से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। नियम का अपवाद। क्या हमेशा साहसी होना चाहिए? नहीं। साहस और मूर्खता के बीच एक बारीक लाइन होती है। बिना किसी योजना के शेर के पिंजरे में हाथ डालना साहस नहीं, बेवकूफ़ी है। आपका साहस हमेशा रणनीतिक होना चाहिए। पहले पूरी तैयारी करें और फिर अचानक और जोरदार प्रहार करें। तो दोस्तों याद रखिए, डरपोक इंसान अपने मरने से पहले 1000 बार मरता है, लेकिन साहसी व्यक्ति दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। मैदान में उतरें तो पूरे जोश के साथ। नियम 29, अंत तक की योजना बनाएं। नियम 29 उन लोगों के लिए है जो जोश में आकर काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच रास्ते में फंस जाते हैं। यह नियम आपको एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचना सिखाता है, जो अपनी चाल चलने से पहले खेल के अंत को देख लेता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम शुरू किया जो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा लेकिन बीच में जाकर आप मुश्किलों में फंस गए? ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं और तत्कालिक फायदों के बहाव में वे यह नहीं सोचते कि अगर उनकी योजना सफल हुई तो क्या होगा और अगर असफल हुई तो क्या। शक्ति का 29वां नियम कहता है, अपनी योजना की आखिरी सीढ़ी तक का खाका तैयार रखें। इसमें रास्ते की हर बाधा, किस्मत का हर उतार चढ़ाव और दुश्मन की हर तरह संभावित चाल शामिल होनी चाहिए। जब आप अंत तक की योजना बना लेते हैं तो आप रास्ते में आने वाली बाधाओं से घबराते नहीं। आप जानते हैं कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। याद रखिए, जो अंत को नहीं देखता वह अक्सर बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। नियम का पालन। बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण। 19वीं सदी के महान कूटनीतिज्ञ ओटो बोन बिस्मार्क इस नियम के उस्ताद थे। उनका एक ही लक्ष्य था, जर्मनी को एक करना, लेकिन उन्होंने जोश में आकर युद्ध नहीं छेड़े। बिस्मार्क ने हर युद्ध से पहले उसका अंत तय कर लिया था। जब उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया तो उनके जनरल चाहते थे कि वे वियना पर कब्जा कर लें, लेकिन बिस्मार्क ने उन्हें रोक दिया। वे जानते थे अगर वे ऑस्ट्रिया को बहुत ज़्यादा अपमानित करेंगे तो भविष्य में वह दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने ठीक वही युद्ध रोका जहां उनका मकसद पूरा हो गया था। उन्होंने अपनी योजना के अंत को अपनी जीत से ज़्यादा महत्व दिया। बिस्मार्क ने कभी भी अपनी किस्मत को संयोग पर नहीं छोड़ा। नियम का उल्लंघन। नेपोलियन का पतन। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान विजेता थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। वे जीत के नशे में चूर हो जाते थे। वे एक के बाद एक युद्ध जीतते गए, लेकिन उनके पास कोई फाइनल एग्जिट प्लान नहीं था। वे हर जीत के बाद और भी ज़्यादा लालची हो जाते थे। उन्होंने रूस पर हमला किया बिना यह सोचे कि वहाँ की कड़ाके की ठंड और सप्लाईज की कमी का अंत क्या होगा। क्योंकि उनकी योजना अंत तक नहीं थी, इसलिए उनकी शुरुआती जीतें भी उनके अंतिम हार का कारण बन गई। जो लोग जीत का अंत नहीं जानते वे अक्सर अपनी ही सफलता के बोझ तले दब जाते हैं। अंतिम योजना बनाने के 3 सुनहरे नियम। आप एक फुल प्रूफ प्लान कैसे बना सकते हैं? पहला बिंदु, हर क्या होगा अगर का जवाब रखें। अगर प्लान फेल हुआ तो बैकअप क्या है? अगर दुश्मन ने पलटवार किया तो बचाव क्या है? जब आपके हर सवाल का जवाब होता है तो आप शांत रहते हैं। दूसरा बिंदु, भावनाओं को किनारे रखें। उत्साह और डर दोनों ही आपके विजन को धुंधला कर देते हैं। ठंडे दिमाग से डेटा और हकीकत को देखें। तीसरा बिंदु, जहां रुकना है वहां रुके। सबसे बड़ी शक्ति यह जानना है कि आपकी जीत कहां पूरी हो गई है। जीत के बाद और आगे बढ़ने का लालच अक्सर आपकी पुरानी जीत को भी छीन देता है।
आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की लाइफ और बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, स्टार्टअप और बिजनेस। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले ही अपना एग्जिट स्ट्रेटजी तय करें। क्या आप इसे बेचना चाहते हैं या इसे बड़ा बनाना चाहते हैं? बिना लक्ष्य के मेहनत करना बिना दिशा के गाड़ी चलाने जैसा है। दूसरा बिंदु, यूट्यूब चैनल। सिर्फ वीडियो बनाने का न सोचें, यह सोचें कि 1 साल बाद आपका चैनल कहाँ होगा, आपकी इनकम स्ट्रीम क्या होगी। जब अंत साफ होगा तो आज की छोटी परेशानियां आपको रोक नहीं पाएंगी। तीसरा बिंदु, इन्वेस्टमेंट। किसी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले यह तय करें कि आप उसे कब बेचेंगे। प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस की वह अंतम है जो आपको बर्बाद होने से बचाता है। नियम का अपवाद। क्या कभी प्लान बदलना चाहिए? हाँ, लचीलापन जरूरी है। अगर परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाए तो अपने प्लान को अपडेट करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना प्लान के चलें। आपका नया प्लान भी नए अंत तक होना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखिए, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अपनी कहानी का आखिरी पन्ना आज ही लिख लीजिए ताकि बीच के पन्ने आपको डरा न सकें। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। नियम 30 आपकी ब्रांड वैल्यू को एक आम इंसान से बढ़ाकर एक प्रतिभाशाली के स्तर पर ले जाता है। यह नियम सिखाता है कि लोग उस चीज़ की ज़्यादा कद्र करते हैं जो उन्हें जादू की तरह लगती है, न कि उसकी जिसे पाने के लिए आपने बहुत पसीना बहाया हो। क्या आपने कभी किसी महान जादूगर को देखा है? जब वह टोपी से खरगोश निकालता है तो वह बहुत मुस्कुराता है और ऐसा दिखाता है जैसे यह बहुत आसान था, लेकिन उस 1 सेकंड के जादू के पीछे हजारों घंटों की प्रैक्टिस होती है। शक्ति का 30वां नियम कहता है, अपनी मेहनत, अपनी रातों की नींद और अपनी मुश्किलों को दुनिया के सामने मत लाइए। जब आप लोगों को बताते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है तो आप अपनी काबिलियत को साधारण बना देते हैं, लेकिन जब आप किसी मुश्किल काम को चुटकी बजाते ही कर लेते हैं तो लोग आपको एक रहस्यमयी शक्ति वाला इंसान समझने लगते हैं। आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी चालाकी होनी चाहिए। नियम का पालन। हुडिनी का जादू। मशहूर जादूगर हैरी हुडिनी अपनी अद्भुत कला के लिए जाने जाते थे। वे खुद को बेड़ियों में बंधवाकर पानी के टैंक में कूद जाते थे और कुछ ही सेकंड में बाहर निकल आते थे। हुडिनी कभी नहीं जानते थे उन्होंने उन बेड़ियों को खोलने के लिए कितने साल अभ्यास किया था, उन्होंने अपने शरीर को कितना लचीला बनाया है। वे हमेशा बाहर आकर ऐसे खड़े होते थे जैसे उन्होंने अभी अभी सिर्फ एक गहरी सांस ली हो। अगर वे अपनी मेहनत की कहानियां सुनाते तो लोग उनके जादू को ट्रिक समझने लगते। उनकी खामोशी ने ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनाया। उन्होंने अपनी मेहनत को एक रहस्य बना दिया था। मेहनत छुपाने के 3 बड़े मनोवैज्ञानिक कारण। अपनी मेहनत को छुपाना क्यों जरूरी है? पहला बिंदु, रहस्य का निर्माण। जब लोग नहीं जानते कि आपने यह कैसे किया तो वे आपके बारे में कल्पना करने लगते हैं। रहस्य हमेशा शक्ति पैदा करता है। दूसरा बिंदु, प्रतिस्पर्धा से बचाओ। अगर आप अपनी ट्रिक्स या अपना वर्किंग स्टाइल सबको बता देंगे तो लोग आपकी नकल करने लगेंगे और आप अपनी अहमियत खो देंगे। तीसरा बिंदु, ईश्वर जैसी छवि। हम उन लोगों की पूजा करते हैं जिन्हें चीज़ें वरदान में मिलने लगती है। मेहनत करने वाले को लोग मजदूर समझते हैं और सहजता से काम करने वाले को मास्टर समझते हैं। नियम का उल्लंघन। बहुत ज़्यादा शिकायत और शेखी बघारना। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। वे हर वक्त बताते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किल से यह प्रोजेक्ट पूरा किया, वे कितनी रातें नहीं सोए। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें सहानुभूति मिलेगी, लेकिन हकीकत में लोग उनसे बोर होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाना आपकी अक्षमता का संकेत भी हो सकता है। लोगों को लगेगा कि आपको यह काम करने में इतनी दिक्कत हुई, मतलब आप इसके लिए सही इंसान नहीं हैं। अपनी थकान को कभी भी अपनी पहचान मत बनने दीजिए।
आज के दौर में व्यवहारिक सलाह, इसे आज की लाइफ और कंटेंट क्रिएशन में कैसे इस्तेमाल करें। पहला बिंदु, प्रोफेशनल प्रोजेक्शन। जब आप क्लाइंट को कोई रिपोर्ट या डिज़ाइन दिखाएं तो उसे बहुत आत्मविश्वास के साथ पेश करें। यह न कहें इसमें बहुत दिक्कत आई, बल्कि उन्हें यह आपके लिए सबसे बेहतरीन समाधान है। दूसरा बिंदु, सोशल मीडिया। अपने वीडियो की एडिटिंग इतनी स्मूथ रखें कि लोग बस देखते रह जाएं। उन्हें बैक एंड की माथापच्ची दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एंड प्रोडक्ट बोलना चाहिए, आपकी कोशिश नहीं। तीसरा बिंदु, रिश्तों में। किसी के लिए कुछ बड़ा करें, लेकिन उसे बार बार जताएं नहीं। जब आप बिना जताए कुछ करते हैं तो आपकी इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। नियम का अपवाद। क्या कभी मेहनत दिखानी चाहिए? हाँ, सिर्फ तब जब आप किसी को सिखा रहे हों। एक मेंटर के तौर पर आपको बताना पड़ता है कि रास्ता कठिन है, लेकिन अगर आप एक खिलाड़ी की तरह मैदान में हैं तो पसीना पोंछ लीजिए, उस मुस्कुराते हुए जीत का जश्न मनाइए। तो दोस्तों याद रखिए, मेहनत अंधेरे में होनी चाहिए और सफलता उजाले में। दुनिया को सिर्फ नतीजा दिखाएं, तरीका नहीं। धन्यवाद।